तो क्लास 10th वालों अब परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो टॉपिक आपने नर्वस सिस्टम बताया था उसका वन शॉट लेकर के आ गए हैं। हर वो कंफ्यूजिंग पॉइंट जो कि ब्रेन से रिलेटेड होती है कि सर इसका पार्ट ये काम कर रहा होता है, ये काम कर रहा होता है, जो कंफ्यूजन होती है उन सबको ग्रास्प करेंगे। साथ के साथ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से रिलेटेड जो कुछ है वो सब वन शॉट वीडियो के अंदर पूरा चैप्टर कवर करेंगे। इसलिए शिद्दत के साथ बैठ करके देख लो ताकि आपका हाफ ईयरली के अंदर एटलीस्ट कुछ मार्क्स सिक्योर हो जाए। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। स्टिमुलस आया, स्टिमुलस डेंड्राइट को लगा, डेंड्राइट के ने एक्सेप्ट किया, फिर ये डेंड्रॉन्स के पास गया, डेंड्रॉन से किसके पास गया, साइटोन के पास। साइटोन करता क्या है, साइटोन एम्पलीफाई द इंपल्स व्हिच इज गिवन बाय डेंड्रॉन्स। और इनके भी काम दे रखे हैं कि सबसे पहले डेंड्राइट रिसीव करता है, फिर डेंड्रॉन को देता है, फिर साइटोन के पास आता है। उसके बाद ये जाता है किसके पास, साइटोन से एक्सॉन के पास जाता है। अब एक्सॉन एक लंबा सा डेंड्राइट है ना, एक एक लंबा सा डेंड्राइट है। किस तरीके से वर्क करता है जरा देखना। ये यहां से जा रहा है, इसके सराउंडिंग में माइलिन की शीट लगी हुई है। इसके सराउंडिंग में कुछ इस तरीके की एक शीट है जिसको मैं क्या बोल रहा हूँ भाई साहब, माइलिन शीट। ठीक है, माइलिन शीट। अभी इसका मैं पूरा फिगर इधर दिखाऊंगा ताकि आपका लेवल अच्छे से हो जाए, लेकिन उससे पहले समझना एक्सॉन के बारे में जो मैंने लिखा है। एक्सॉन के बारे में, it help to carry information in form of electrical impulse for a very long distance। बहुत लंबे डिस्टेंस तक इलेक्ट्रिकल इंपल्स को लेकर के जाता है। ये इंपल्स किस तरीके से अगर ट्रांसफर होता है मैं तुमको दिखाऊं तो देखो, ये इंपल्स ऐसे 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 होकर के ये बाहर निकलेगा, फिर ऐसे 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 होकर के फिर बाहर निकलेगा, फिर ऐसे ऐसे होकर के कुछ जाता है। वो जहां से बाहर निकल रहा है इसी को बोला जाता है नोड ऑफ रैनवियर। ठीक है, अब इसका एक बार डायग्राम क्लियर कर लें कि भाई साहब ये एक्सॉन से जो इंपल्स जा रहा होता है आगे एक्सॉन टर्मिनल पे, फिर साइनेप्टिक नॉब पे। उस उधर आने से पहले मैं सबसे पहले इस एक्सॉन की कहानी क्लियर कर दूं जो कि माइलिन से रिलेटेड है। तो माइलिन से रिलेटेड क्या है, अब देखना। हमने देखा कि जो हमारा तुम्हारा नर्व सेल था, जो न्यूरॉन था, उसका ऊपर वाला पार्ट साइटोन, फिर ये बीच वाला पार्ट एक्सॉन, और फिर ये टेल वाला पार्ट क्या कहलाता है, तुम्हारा टेल ऑफ न्यूरॉन या फिर तुम्हारा एंडिंग ऑफ न्यूरॉन कहलाता है। ठीक है, ये टीलोडेंड्रिया और ये साइनेप्टिक नॉब। अब मैंने क्या करना है, मैंने इतना सा एरिया जूम कर देना है। जब मैं जूम करूंगा मैं इतने से इलाके को ऐसे काटूंगा, काट करके इसे सामने से देखूंगा, ऊपर से मैंने काटा, काट के ऊपर से देखा तो मुझे नजर क्या आएगा, कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर नजर आएगी। ये जो व्हाइट वाला है मेरे भाई, ये जो व्हाइट वाला रीजन है ना, यही एक्सोलेमा है। मतलब कि जो न्यूरॉन का एक्सॉन गया है ना, उसकी जो सेल मेम्ब्रेन है ना, वो ये है व्हाइट वाला पार्ट, एक्सोलेमा। अब उसके ऊपर एक सेल है जो कि इनरैप है। मतलब कि अगर ये न्यूरॉन का हेड है, ये पूरा एक्सॉन गया है, इसके ऊपर एक अलग से सेल आ जाती है जिसको श्वान सेल्स कहा जाता है। श्वान सेल न्यूरॉन सेल का पार्ट नहीं है, वो उसके ऊपर चिपका होता है जो कि मदद करता है। ठीक, अब ये कैसे होता है, ये देखो इसका न्यूक्लियस है, किसका, श्वान सेल का न्यूक्लियस है। ये इसके अराउंड कवरिंग कर रहा है। ये जो मेम्ब्रेन है, ये श्वान सेल की मेम्ब्रेन है, इसको कहा जाता है न्यूरीलेमा। क्या बोला जाता है, न्यूरीलेमा। जो एक्सॉन की मेम्ब्रेन होती है उसको कहते हैं एक्सोलेमा। अब ये जो न्यूक्लियस है श्वान सेल का, ये जो श्वान सेल है, ये क्या करेगा, माइलिन शीथ इसके अराउंड रैप करना शुरू कर देगा। अब तो कितनी माइलिन शीथ हो सकती है, 99 राउंड्स ऑफ माइलिन शीथ इसके अराउंड होता है। जितना ज्यादा माइलिन शीथ उतना ज्यादा दिमाग तेज काम करेगा। आगे बढ़ते हैं। तो न्यूरीलेमा, सेल मेम्ब्रेन ऑफ द श्वान सेल, इसको कहा जाता है। इसके बाद माइलिन शीथ, इट इज सिंथेसाइज्ड बाय श्वान सेल। कौन बना रहा है माइलिन शीथ, श्वान सेल बना रहा है। मेड अप ऑफ स्फिंगोलिपिड, किससे मिलके बना होता है माइलिन शीथ, स्फिंगोलिपिड से मिलके बना होता है। अब सुनना, माइलिन शीथ को अगर ऊपर से देखा तो समझ में आ गया, साइड से देखने पे जो हमारे बुक में स्ट्रक्चर है तो कुछ ऐसा नजर आएगा, कुछ ये अंदर व्हाइट व्हाइट हमारा क्या गया, एक्सोलेमा। ये जो मैंने ऑरेंज कलर का बना रखा है, ब्राउन कलर का, ये क्या है, न्यूरीलेमा। ये जो डॉट की तरह है वो क्या है, न्यूक्लियस ऑफ श्वान सेल। कुछ लोग उसी को श्वान सेल कह देते हैं, वो न्यूक्लियस ऑफ श्वान सेल है, श्वान सेल नहीं है। श्वान सेल तो ये पूरा पूरा हिस्सा है ना। फिर ये जो ग्रीन वाला पार्ट है ये माइलिन शीथ है। हाँ ना बोल भाई, समझ में आया। ठीक है, कुछ इस तरीके का ट्रांसफर सेक्शन होता है। अब हम लोग आते हैं भाई साहब की, ठीक है, न्यूरॉन के हेड से ये एक्सॉन की तरफ और फिर टीलोडेंड्रिया की तरफ आता है मामला। टीलोडेंड्रिया से, टीलोडेंड्रिया के पास इट रिसीव द एक्सॉन इंपल्स, इंपल्स को रिसीव करेगा, किसको देगा, साइनेप्टिक नॉब को। एक बॉब लाइक स्ट्रक्चर होता है यहाँ एंडिंग में। ठीक है, ये बॉब लाइक स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, साइनेप्टिक नॉब। क्या काम करता है, इट कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल इंपल्स इनटू केमिकल इंपल्स। हमारी एक्सॉन में, हमारी जो एक्सॉन नर्व्स जो जा रही हैं उसके अंदर इंपल्स कैसे ट्रांसफर होता है, इंपल्स ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रिकल इंपल्स के फॉर्म में। और ये जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स है कन्वर्ट होता है यहाँ पे आके। ठीक है, कैसे कन्वर्ट होता है, क्यों कन्वर्ट होता है, सुनना। हमारा एक एक्सॉन ये है,
और एक एक्सॉन देखो ये नीचे मैंने बना रखा है, यानी कि एक एक्सॉन ये दूसरे एक्सॉन से अपने मैसेज को ट्रांसफर करता है। इसने जो मैसेज पाया वो इसको ट्रांसफर कर रहा है। ट्रांसफर कर कहाँ रहा है? इस जंक्शन पे ट्रांसफर कर रहा है। इस जंक्शन पे क्या होता है, ये इलेक्ट्रिकल इंपल्स आता है तो डायरेक्टली इलेक्ट्रिकल इंपल्स में नहीं जाता है, ये सबसे पहले इस पाथ को क्रॉस करेगा। जो इस पाथ को बोला जाता है क्या? साइनेप्स बोला जाता है। इस ज्वाइनिंग को बोला जाता है साइनेप्स, जहां पे जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स आई है ना, वो यहाँ पे केमिकल इंपल्स में कन्वर्ट होगी। साइनेप्टिक नॉब उसे केमिकल इंपल्स में कन्वर्ट करेगा। फिर वो केमिकल ये रिसीव करेगा कौन? डेंड्राइट्स। फिर ये डेंड्राइट्स किसको देंगे? डेंड्रॉन्स को। डेंड्राइट अपना केमिकल इंपल्स बनाएंगे, वो डेंड्रॉन्स को देंगे और फिर वो साइटोन के पास वापस से आएगी। कुछ इस तरीके का ट्रांसफर होता है मेरे भाई। आगे समझना सर, साइनेप्टिक नॉब पे आखिर किस तरीके से केमिकल इंपल्स ट्रांसफर होते हैं। सुनना, ये केमिकल इंपल्स के लिए मैं साइनेप्स पूरा अलग से दिखाता हूँ। ये रहा पूरा साइनेप्स, ठीक है, किस तरीके से देखो। टीलोडेंड्रिया साइनेप्टिक नॉब, इंपल्स जैसे ही आया, यहाँ पे देखो ढेर सारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं क्योंकि एनर्जी की बड़ी अच्छी खासी रिक्वायरमेंट होती है। और वेसिकल्स के अंदर भरे होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर मतलब ऐसे ट्रांसमीटर, ऐसे केमिकल्स जो कि न्यूरॉन की इंफॉर्मेशन को कैरी कर रहे हैं। तो यहाँ पे कौन से केमिकल है? न्यूरोट्रांसमीटर है। कैसे? जैसे गाबा, एसिटाइलकोलिन, सेरोटोनिन अभी आएगा, है ना। ये ट्रांसफर होते हैं। इलेक्ट्रिकल इंपल्स आया, इसने स्टिमुलेट किया इस वेसिकल को कि ए वेसिकल तुम जाओ यहाँ पे सिक्रीट करो इस हार्मोन को, और ये जाएगा केमिकल अगले टीलोडेंड्रिया के रिसेप्टर्स के ऊपर। किसके ऊपर? रिसेप्टर्स के ऊपर जाएगा और वो फिर इलेक्ट्रिकल इंपल्स में कन्वर्ट होगा और मैसेज आगे की तरफ पहुंच जाएगा। पहले नामकरण, इतने बॉब लाइक एरिया को बोला जाता है साइनेप्टिक नॉब, इस जगह को बोला जाता है साइनेप्टिक क्लेफ्ट, इस पूरी चीज को बोला जाता है साइनेप्स। बात क्लियर है? जो रिसीव कर रहा है उसको क्या बोलते हैं? रिसेप्टर। जो भेजा जा रहा है जो केमिकल, उसको बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। अब ये न्यूरोट्रांसमीटर भाई साहब कई टाइप के होते हैं, ठीक है। एक होता है एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर, एक होता है इनहिबिटरी। एक वो जो कि न्यूरॉन को एक्साइट कर रहा है कि तुमको ये काम करवाना है, एक वो जो इनहिबिट कर रहा है कि तुमको ये काम होने से रुकवाना है। तो ये एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर होता है, इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। एग्जांपल याद कर लेना, एक्साइटेटरी में एसिटाइलकोलिन होता है, सिंपैथेटिक होता है, ठीक है, सिंपैथेटिक। और इनहिबिटरी के अंदर यहाँ सिंपैथेटिक लिखा है, सिंपैथेटिन होगा। फिर इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर के अंदर गाबा, सेरोटोनिन और डोपामिन, ये तीनों याद कर लेना, इतना ही, इससे ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, यहाँ पे जो रिसेप्टर है, रिसेप्टर ने क्या किया? केमिकल लिया, केमिकल को इलेक्ट्रिकल इंपल्स में कन्वर्ट किया और फिर ये आगे की तरफ इलेक्ट्रिकल इंपल्स में चला जाएगा। और यही चीज मैंने एक सिंगल डायग्राम के अंदर कर दिया, सिंगल डायग्राम में सब एडजस्ट कर दिया। समझना, एक न्यूरॉन, दूसरा न्यूरॉन, न्यूरॉन से इंपल्स बन करके जाता है साइटोन के पास, साइटोन के पास यहाँ पे देखो स्टिमुलस आया डेंड्राइट के पास, डेंड्रॉन के पास, फिर साइटोन के पास, साइटोन ने एम्पलीफाई किया, फिर एक्सॉन के पास, एक्सॉन से टीलोडेंड्रिया के पास, टीलोडेंड्रिया से इलेक्ट्रिकल इंपल्स साइनेप्टिक नॉब पे आता है, वो न्यूरोट्रांसमीटर से पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन, पोस्ट साइनेप्टिक नर्व को देता है, फिर वो डेंड्राइट, फिर डेंड्रॉन, फिर साइटोन, वही रिपीटेड प्रोसेस कंटिन्यूअसली होता रहता है। इस जंक्शन का नाम साइनेप्स होता है। साइनेप्स के ऊपर क्या क्या पाया जाता है, ये सारी चीजें मैंने यहाँ पे लिख दी। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको यहाँ पे ध्यान देने हैं वो क्या है? सेल डिवीजन जो न्यूरॉन का है, न्यूरॉन एक बार डैमेज हो गई तो दोबारा नहीं बनेगी। 5 साल की उम्र तक किसी तरह से कह दिया जा सकता है कि हाँ ठीक है, न्यूरॉन भी सेल डिवीजन करती है, लेकिन 5 साल के बाद तो एकदम ही नहीं करती, यानी एक बार डैमेज हो गया तो फिर दोबारा रिपेयर नहीं होगा, इसलिए बचा के रखना चाहिए। इंफॉर्मेशन आर कैरीड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल इंपल्स। कैसे इंफॉर्मेशन जा रही है? इलेक्ट्रिकल इंपल्स के फॉर्म में। न्यूरॉन फॉलो वन फॉर ऑल लॉ। ये क्या है वन फॉर ऑल? मतलब कि अगर ये पूरे टीलोडेंड्रिया में से सिर्फ एक ही टीलोडेंड्रिया ने इंफॉर्मेशन ली, मतलब इन सबको नहीं मिला, सिर्फ इसको मिला, और ये छोटी सी इंफॉर्मेशन यहाँ आई, तो इससे मतलब नहीं, साइटोन उसको एम्पलीफाई कर देगा इस तरीके से कि सबने इंफॉर्मेशन भेजी। इसी को बोलते हैं वन फॉर ऑल, ठीक है। तो ये चीज है हमारी किसकी? साइनेप्स के बारे में। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्लासिफिकेशन सीएनएस और पीएनएस के ऊपर, है ना। सबसे पहले मैं बता दूं, हमारी एनसीईआरटी ये क्लासिफिकेशन लेकर के जाती है जो कि बड़ी कंफ्यूजिंग है। मैं अपनी क्लासिफिकेशन दूंगा, आपको उसके जरिए चलना है। उससे पहले देखो ये क्या है क्लासिफिकेशन हमारी, इसके अंदर दो हिस्सों में पूरा नर्वस सिस्टम क्लासिफाई किया गया है। एक है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो मैंने पिंक कलर से बनाया हुआ है ना, ये
एक ब्रेन और एक स्पाइनल कॉर्ड, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पार्ट होते हैं। और जो येलो कलर से बनाया है ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के पार्ट है। तो मैंने सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में दोनों को क्लासिफाई कर दिया। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में क्लासिफाई है। सर ब्रेन का क्या क्या काम है मैंने लिखा है, लेकिन आगे जाके पढ़ना है। स्पाइनल कॉर्ड का क्या क्या काम है लिखा है, पर आगे जाके पढ़ना है, तो अभी मैं इसको छोड़ रहा हूँ। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो कि बड़ी कंफ्यूजिंग होता है भाई साहब। पीएनएस जो है दो हिस्सों में मोटा मोटा डिवाइड होता है। हम लोग सोचते हैं ये मोटर सेंसरी का अलग क्लासिफिकेशन है, पैरासिम्पैथेटिक सिंपैथेटिक का अलग क्लासिफिकेशन है, सोमैटिक ऑटोनॉमिक अलग क्लासिफिकेशन है। नहीं भाई साहब, एक ही में है। समझना पूरा, अगर मैंने यहाँ पे अपने आप को टच किया, ठीक, तो ये टच का इंपल्स कैसे आ रहा है, ये सेंसरी की मदद से आ रहा है। अब इसका रिस्पॉन्स जो जाता है वो मोटर लेकर के जाता है। अब जो मोटर रिस्पॉन्स लेकर के जा रहा है, ये कैसा रिस्पॉन्स है, ये डिपेंड करता है कि सोमैटिक है या ऑटोनॉमिक है। अगर मेरे कंट्रोल में है, यानी कि वॉलेंटरी एक्शन क्या, ठीक है, जो मेरे कंट्रोल में होता है वो वॉलेंटरी मूवमेंट होता है, ठीक। जो कंट्रोल में नहीं है वो इनवॉलेंटरी। अगर इनवॉलेंटरी है तो ये, वॉलेंटरी है तो ये, वॉलेंटरी है तो फिर सोमैटिक नर्वस सिस्टम, इसको स्केलेटल नर्वस सिस्टम भी कहा जाता है। स्केलेटल नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कहां पे एक्ट करता है अगर मैं बताऊं तो ये सॉफ्ट ऑर्गन्स के ऊपर जो है एक्ट करता है। हर वो सॉफ्ट ऑर्गन, फॉर एग्जांपल स्टमक, आपके कंट्रोल में है क्या डाइजेशन? आपके कंट्रोल में है क्या ये सारी चीजें? नहीं है ना, तो ये सारी चीजें ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। अब एएनएस, इसको एएनएस प्यार से बुलाया जाता है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। एएनएस दो हिस्सों में क्लासिफाइड है, एक सिंपैथेटिक एक पैरासिम्पैथेटिक। मैं आगे जाकर के बता दूं, इससे पहले अभी ही बता देता हूं। सिंपैथेटिक को कहा जाता है दुख का साथी। क्या? दुख का साथी। एक ऐसा नर्वस सिस्टम जो कि बुरे वक्त पे काम आए, ये एक ट्रिक है, आगे जाकर समझ में आएगी। पैरासिम्पैथेटिक वो है जो कि कहलाता है सुख का साथी। किसका साथी भाई साहब? सुख का साथी। तो जो कि अच्छे मोमेंट में काम आए, जैसे कि भाई साहब विश्राम कर रहे हो, ठीक है, मस्त फर्स्ट क्लास खाना खाया, डाइजेस्ट हो रहा है, सबका सब पैरासिम्पैथेटिक संभाल रहा है। लेकिन बुरे वक्त में उन लोग कुत्ता दौड़ा लिया, पूरी बॉडी को एक्टिवेट कर रहा है, हर वो चीज जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं है वो सिंपैथेटिक संभाल रहा है। हर वो चीज जो हमारे कंट्रोल में नहीं है आराम करते वक्त, वो पैरासिम्पैथेटिक संभाल रहा है। लेकिन हर वो चीज जो हमारे कंट्रोल में है वो दो लोग संभालते हैं, या तो क्रेनियल नर्व या तो स्पाइनल नर्व। क्रेनियल नर्व 12 पेयर्स की होती है, स्पाइनल नर्व 21 पेयर की है। साइड बुक पढ़ने वालों याद कर लो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सबसे पहला पार्ट जो हमें पढ़ना है वो ब्रेन। देखो सीएनएस जो मैंने बताया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कौन कौन आते हैं? हेड आता है और स्पाइनल कॉर्ड जो पीछे से होकर के जाती है। देखो भाई साहब, कुछ लोग बैकबोन को स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं, स्पाइनल कॉर्ड वो नहीं है। बैकबोन के अंदर से जो नर्वस सिस्टम पास कर रहा है वो स्पाइनल कॉर्ड है। फिलहाल हम लोग करेंगे ब्रेन। सर जो ब्रेन यहाँ पे रखा हुआ, अगर मैं तुम्हारे सर के ऊपर 1.5 किलो की बुक रख दूं, 10 मिनट बाद तुम कहोगे यार बड़ा भारी लग रहा है, ठीक। मैं तुम्हारे सर के ऊपर मार दूं ऐसे पट से, भाई साहब इतना इंपॉर्टेंट ऑर्गन जो यहाँ पर है वो आखिर प्रोटेक्शन कैसे पा रहा है? इतनी भारी चीज यहाँ पे रखी, हमें भारी महसूस क्यों नहीं होता है? तो इसका रीजन है इसके अंदर क्या, प्रोटेक्टेड बाय क्रेनियम बोनी स्कल। भाई साहब ये जो क्रेनियम है, फ्रंटल, पैराइटल, ऑक्सीपिटल, टेम्पोरल, ये सारा क्या कर रहा है? प्रोटेक्ट कर रहा है। किसको प्रोटेक्ट कर रहा है? हमारे अंदर के ब्रेन को प्रोटेक्ट कर रहा है। भाई साहब ब्रेन का देखो, मैं अगर दिखाऊं, ये देख रहे हो, ये बोनी स्कल है, बोनी स्कल, ठीक है, बोन हमारा क्रेनियम है, ठीक है। इस क्रेनियम के अंदर देख रहे हो लेयर्स बना रखा है। मैं एक ट्रिक बता दूं पैड करके, ठीक है, आगे मैंने क्लियर डायग्राम बनाया उस पे आते हैं। तो सराउंडेड बाय 3 लेयर, DAP, PAD, पैड, पायामीटर, एरेक्नोइड और ड्यूरामीटर, इनसे ये कवर होता है जो कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड होती है। कुशनिंग होती है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड से। ये क्या है सर? अभी समझाता हूं। ब्रेन का वेट याद कर लेना, ठीक है, 1.3 किलोग्राम्स के बराबर होता है, ठीक है। 100 बिलियन नर्व्स होते हैं। अब देखो भाई साहब होता कैसा है, ऊपर के साइड बोन है, हाँ ना बोल भाई, है। ये देखो पैड की अरेंजमेंट, PAD, अंदर से बाहर की तरफ, सबसे पायामीटर, एरेक्नोइड, ड्यूरामीटर, उसके बाद कौन है? स्कल बोन। समझना, इनके बीच में, पायामेटर और एरेक्नोइड के बीच में एक सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड भरा होता है। ये सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड क्या करता है? इस ब्रेन को उसके अंदर तैरने में मदद करता है, जिसकी वजह से जो फोर्स नीचे लग रहा है ना, तो वो एरिया बढ़ जाने से चारों तरफ प्रेशर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और हमारा सर बड़ा हल्का महसूस करता है। और 1.3
किलोग्राम्स का ब्रेन हमें इतना महसूस नहीं होता। अगर मुझे कोई झटका लग रहा है तो ये जो फोर्स है ना, ये फोर्स डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है इस फ्लूइड के होने की वजह से जो इसके बीच में मौजूद है। ठीक, अच्छा, आ गया। हाँ भाई, आगे आजा 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 आजा। ठीक है। सो ब्रेन इज प्रोटेक्टेड बाय क्रेनियम स्कल। ठीक, स्पाइनल कॉर्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम, हमें पता है रीढ़ की हड्डी से प्रोटेक्टेड है। ये देखो रीढ़ की हड्डी कैसे प्रोटेक्ट की है। बोथ सराउंडेड बाय मेनिंजेस। मेनिंजेस क्या है, इसकी कवरिंग को मेनिंजेस कहा जा रहा है, जो कि ड्यूरम मैटर, एरेक्नोइड, उसके बाद पायर मैटर सबसे इनसाइड में पाई जाती है। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड कुशन द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड फ्रॉम शॉक की इंजरी। तो ये जो इंजरीज होती है, जो शॉक लगता है, एक्सीडेंट होता है, तो सबसे पहला प्रोटेक्शन तो यही देता है ना। इसीलिए तो कहते हैं हेलमेट लगा लो, एक और लेयर ऑफ प्रोटेक्शन हो जाएगा। क्यों, बड़ा इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। डैमेज हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। इसमें रीजनरेशन थोड़ी होता 5 साल के बाद। 5 साल तक भी बड़ा रेयर होता है। 5 साल के बाद जो है न्यूरॉन्स दोबारा से अपने आप को बिल्ड थोड़ी कर पाएगी, वापस से बना थोड़ी पाएगी। ठीक है, बट डैमेज हो गई तो गई। तो 99.9% केसेस में वापस से रीजनरेशन इसका नहीं होता। आगे बढ़ते हैं। तो ये है भाई साहब इसका कुछ डायग्राम, जिसकी मदद से आप समझ सकते हैं। हमने जो अब आगे ब्रेन के अंदर पढ़ना है वो क्या है, सबसे पहले फोर ब्रेन, फिर मिड ब्रेन, फिर हाइंड ब्रेन। 3 किस्म है हमारे क्लास 10 के सिलेबस के अंदर, इसको देखेंगे। तो ऊपर की तरफ ये रहा पूरा फोर ब्रेन। पहले स्टार्ट करते हैं फोर ब्रेन डायरेक्टली। ठीक है, फोर ब्रेन। फोर ब्रेन क्या है? फोर ब्रेन देखो यहाँ पे तो मैंने लिखा है सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस और ऑल्फैक्टरी लोब को मिलकर के बनाता है हमारा फोर ब्रेन। बस यही है क्या? नहीं, और भी होते हैं। तो हमारे सिलेबस के अंदर बस इतनी चीजें हैं। ठीक है, तो हमें बस इतना ही करना है। इसलिए आप ज्यादा मत करिए, वरना पता चला कुछ लोग कहेंगे सर कॉर्पस कैलोसम नहीं है क्या, सर एमिगडाला नहीं है क्या। तो इतनी चीजें मत लेकर के आना, अभी जो दिया है बस उसी को याद करना है। ये जो ऊपर सबसे बड़ा सा रीजन है, ये ठीक है, ये कहलाता है सेरिब्रम। क्या कहलाता है? सेरिब्रम, है ना। फिर उसके बाद देखो यहाँ वाला रीजन बड़ा कंफ्यूजिंग होता है। ये इतना रीजन तो हमारा मिड ब्रेन का है। ठीक है, ये फोर ब्रेन का पार्ट नहीं है। यहाँ पे आता है थैलेमस, यहाँ पे आता है हाइपोथैलेमस। थैलेमस के नीचे वाला मतलब हाइपोथैलेमस। ठीक, तो हमने क्या देखा, सेरिब्रम, थैलेमस, ये वाला पार्ट क्या है? थैलेमस। ये वाला क्या है? यहाँ पे ये हाइपोथैलेमस। ठीक है, फिर ऑल्फैक्टरी लोब, इसके अंदर पाया जाता है पेयर ऑफ ऑल्फैक्टरी लोब, जो कि महक को सूंघने में मदद करता है। ठीक, आगे देखते हैं अब इनका काम क्या क्या है। तो सेरिब्रम जो है मेन थिंकिंग पार्ट। में कुछ सोच रहा हूं, मैं सोच रहा हूं कि पता नहीं वो मुझको देखती होगी कि नहीं। ची ची ची, गलत बात, लेकिन सोच रहा हूं। तो अगर सोच रहा हूं, कहां से सोच रहा हूं? फ्रंट पार्ट से सोच रहा हूं। इसलिए देखा होगा कभी अगर कोई सोचता है ना, वो ऐसे ऊपर देखने लगता है। क्यों ऊपर देख रहा है? बिकॉज सेरिब्रम सोच रहा है। एक आदत होती है, एक अलग सा कह सकते हो तुम्हारा ब्रेन ट्रेंड है। बट ये रीजन सही है कि भाई इसकी वजह से देखता हो कि बहुत ज्यादा सोच लिया, ये दुखने लगता है। क्यों? सेरिब्रम यहीं पे तो है, ये दुखने लगता है, माथा दुखने लगता है, तो कहते हैं सोचो कम, टेंशन कम लो। क्यों? कॉन्शियस इफेक्ट। कौन दे रहा है? हमारा मेन थिंकिंग पार्ट। कौन है? सेरिब्रम, फोर ब्रेन का। इसके बाद लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन मेड अप ऑफ 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर। सबसे बड़ा पार्ट हमारे पूरे ब्रेन का सेरिब्रल हेमिस्फीयर का कौन है? सेरिब्रम है। ठीक है, सेंसरी एरिया है इसमें, एसोसिएशन एरिया है, मोटर एरिया है। सेंसरी तो सेंस करे, एसोसिएशन जो कि इनके बीच में इंटर रिलेट करे कि कंक्लूजन क्या देना है, डिसीजन क्या देना है, ये सारी चीजें। मोटर जो कि इंफॉर्मेशन को लेके जाए। ऑल्सो कंट्रोल इंटेलिजेंस, अगर मैं कहूं मैं कितना शार्प हूं मेमोरी में, मेरी मेमोरी कितनी स्ट्रांग है, मैं कितना कॉन्फिडेंस फील कर रहा हूं, मेरी कॉन्शियसनेस कितनी है, मैं अलर्ट कितना हूं, ये सारी चीजें हमारा सेरिब्रम देखता है। अच्छी बात, हाइपोथैलेमस देखते हैं हम। हाइपोथैलेमस कहां होता है? थैलेमस के नीचे। ठीक है, हाइपोथैलेमस को मास्टर कंट्रोल, मास्टर कोऑर्डिनेटर या मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहते हैं। ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड क्यों कहा जाता है, ये जब एंडोक्राइन पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। मैंने एक ट्रिक बनाई थी हाइपोथैलेमस की, अगर नहीं देखा है तो जाके देख लो, सारा फंक्शन याद हो जाएगा। है ना, मैं फंक्शन बता दूं क्या करता है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का पार्ट है। ठीक है, ऑटोनॉमिक कंट्रोल रखता है, रेगुलेट करता है हार्ट रेट को, ब्लड प्रेशर को इनडायरेक्टली, ब्लड बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, हंगर सेंटर यहाँ है ना, स्लीप साइकिल को रेगुलेट करता है, सर्केडियम साइकिल इसी को कहते हैं। थकान होती है, हाइपोथैलेमस देख रहा है। वर्क विद पिट्यूटरी ग्लैंड, यहीं पे छोटी सी पिट्यूटरी हमारी मौजूद है। इस पिट्यूटरी को कंट्रोल करने वाला इनडायरेक्टली और डायरेक्टली दोनों हमारा हाइपोथैलेमस है। पिट्यूटरी को कहा जाता है मास्टर ग्लैंड, क्यों? क्योंकि ये दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड को कंट्रोल करता है, और हाइपोथैलेमस कंट्रोल कर देता है इस पिट्यूटरी को, इसीलिए इसको मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहते हैं। कहते हैं ना बेटा।
तुम जिस स्कूल में पढ़ते हो मैं उसका हेडमास्टर हूँ, तो ये पिट्यूटरी जिस स्कूल में पढ़ता है या पढ़ाता है ये उसका हेडमास्टर है। सो सिक्रीट न्यूरो हार्मोन्स ये सिक्रीट करता है, क्यों क्यों इसको बोला जाता है भाई साहब कि ये अपना न्यूरल पार्ट भी कंट्रोल कर रहा है, साथ के साथ एंडोक्राइन वाला पार्ट भी कंट्रोल कर रहा है। इसी वजह से इसको न्यूरो एंडोक्राइन ग्लैंड भी कहा जाता है या न्यूरो एंडोक्राइन पार्ट भी कहा जाता है। नाउ वर्क विद पिट्यूटरी लिंक बिटवीन नर्वस एंड एंडोक्राइन सिस्टम, ये नर्वस और एंडोक्राइन सिस्टम को लिंक करता है, न्यूरॉन्स को और एंडोक्राइन सिस्टम जो कि दूसरा सिस्टम हम लोग पढ़ेंगे उन दोनों को कंट्रोल कर रहा है। मेरे भाई पूरी बॉडी दो हिस्सों में डिवाइडेड रहती है कंट्रोल के मामले में, एक होता है नर्वस सिस्टम और एक होता है एंडोक्राइन सिस्टम। पूरी बॉडी नर्वस सिस्टम से अकेले कंट्रोल हो सकती है, लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है, नर्वस सिस्टम हर चीज को बहुत जल्दी कर तो देगा पर बहुत लंबे समय तक नहीं कर पाएगा, इसलिए एंडोक्राइन की जरूरत पड़ेगी। जब एंडोक्राइन आएगा तब समझेंगे। आगे बढ़ते हैं भाई साहब। फिर आता है मिड ब्रेन, ये बहुत ही स्मॉल है, रिले सेंटर कहलाता है, यहाँ पे पाया जाता है। कुछ लोग ये सोचते हैं कि रिफ्लेक्स एक्शन सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड देता है, नहीं, हमारा फोर ब्रेन भी देता है। कौन सा पार्ट? मिड ब्रेन वाला पार्ट, ठीक है। तो स्मॉल बट इंपॉर्टेंट रिले सेंटर, रिले सेंटर क्या है? एक ऐसा जो कि इंफॉर्मेशन आ रही है, कॉन्शियस पार्ट से पूछे बगैर इंफॉर्मेशन को ले जा रहा है। बात समझना, इंफॉर्मेशन आया, अब आना है तो फिर इसके पास जाएगा एनालिसिस के लिए, फिर रिजल्ट होकर के वापस जाना था। लेकिन रिले सेंटर क्या करता है, वो जानता है कि ये जो इंफॉर्मेशन आ रही है, अब ये इसका रिजल्ट या इसका डिसीजन यही निकलेगा, तो ये डायरेक्टली भेज देता है ताकि टाइम बचे, तो इसको इसलिए रिले सेंटर कहते हैं। कैरी सेंसरी इनपुट फ्रॉम आईज एंड ईयर टू सेरिब्रम, जो आईज और ईयर का सेंसरी पार्ट है वो भी यहाँ पे मौजूद होता है। कंट्रोल रिफ्लेक्स ऑफ मूवमेंट होता है ना, कई बार मक्खियां से जाती है बंद ऐसे है ना, तो फिर होता है तो हम लोग ऐसे कर लेते हैं, कुछ आंख के सामने आता है तुरंत आंख बंद कर लेते हैं। ये रिफ्लेक्स आ कहां से रहा है? कंट्रोल कर रहा है हमारा मिड ब्रेन। कौन कर रहा है भाई साहब? मिड ब्रेन। फिर पैसेज फॉर न्यूरॉन इन एंड आउट ऑफ फ्रॉम द सेरिब्रम, मैंने बताया ना, कोई भी मैसेज आ रहा है तो ये मिड ब्रेन से होकर के जाता है सेरिब्रम में, सेरिब्रम एसोसिएशन एरिया में वहां पे सोचता है और वापस इंफॉर्मेशन को लेके जाता है। तो पैसेज बनाता है किसके लिए? न्यूरॉन्स के इन और आउट के लिए। आगे आते हैं हाइंड ब्रेन की तरफ। हाइंड ब्रेन देखो क्या क्या रखता है, सेरिबेलम, पोन्स, मेडुला ऑब्लोंगेटा, यहाँ पे है हमारा हाइंड ब्रेन, ये ठीक है। इसको यहाँ पे जो है इतना रीजन हमारा पोन्स बना देता है, ये हमारा मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है, और ये देखो ट्री लाइक स्ट्रक्चर, मशरूम लाइक स्ट्रक्चर, है ना, ब्रोकली लाइक स्ट्रक्चर, ये क्या है हमारा? सेरिबेलम है। सेरिबेलम हमारा क्या करता है? देखो इसके बारे में सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन, बैलेंस को मेंटेन करता है, पोस्चर को मेंटेन करता है, कौन? सेरिबेलम। एक और जो पूछा जाता है, सबकॉन्शियस माइंड कहाँ है? सेरिबेलम। मेडुला ऑब्लोंगेटा के बारे में बोला जाएगा कि हार्ट बीट और रेस्पिरेटरी रिदम पे डायरेक्ट कंट्रोल किसका है? मेडुला ऑब्लोंगेटा का। मैंने तो अभी हाइपोथैलेमस में बताया था, लेकिन हाइपोथैलेमस इनडायरेक्टली करता है, वो कहीं ना कहीं इसकी मदद लेता है, क्योंकि मेन राजा हार्ट रेट और ब्रीदिंग रेट पे कंट्रोल करने वाला ये है। अच्छा सुनो, हार्ट के पास तो एसी नोड और एवी नोड है सर, वो तो अपने आप चलता है, उसको उसको ये मेंटेन नहीं करता, ये उसको या तो बढ़ाता है या तो घटाता है। उसको कंटिन्यूस बीट तो एसए नोड और एवी नोड अपने आप करता है, बढ़ाना या घटाना वो इसके हाथ में है। बात समझे? अच्छा, अब देखते हैं इनका काम। सेरिबेलम का काम मैंने बताया, सेकंड लार्जेस्ट पार्ट है, सबसे बड़ा कौन है? सेरिब्रम। ठीक, मेंटेन बैलेंस, बैलेंस में मदद करता है स्विमिंग, राइडिंग, स्केटिंग, वॉकिंग। ठीक, कोऑर्डिनेट प्रीशियस ऑटोमेटिक वॉलंटरी एक्शन, एग्जांपल ईटिंग व्हाइल टॉकिंग। ये सारा काम कौन करवा रहा है? ऐसा काम जो कि वॉलेंट्री में है लेकिन वो इनवॉलेंट्री होता जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मैं कब से बोल रहा हूं पर मैं अपनी जबान को थोड़ी सोच रहा हूँ कि मैं किस तरीके से मूव कर रहा हूँ, तो ये क्या है? ये सबकॉन्शियसली कंट्रोल हो रहा है। कौन कंट्रोल कर रहा है भाई साहब? हमारा सेरिबेलम कंट्रोल कर रहा है कि नहीं? फिर इसके बाद अल्कोहल इफेक्ट द सेरिबेलम फर्स्ट, सुना होगा कि जब भी कभी कोई अल्कोहलिक पर्सन है तो उसको पंजा स्ट्रेट करके चलने को बोलो, नहीं चल पाएगा, बैलेंस बिगड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि अल्कोहल सबसे पहला अटैक किसको देता है? सेरिबेलम को। तो फिर बैलेंस बिगड़ेगा, बैलेंस बिगड़ेगा तो पता चल जाएगा तेने पिया है कि नहीं है। अगर पिया है तो कमेंट में बताना, गलत काम है मत बताना, बच्चे धो देंगे। अच्छा, अल्कोहल इफेक्ट द सेरिबेलम फर्स्ट, ओके। चढ़े मुझे आए तेरी ऐसी जैसे दारू तेज, छी छी। Okay, now pawns, hidden and protected, act as a bridge between part of the brain has breathing center. ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए
मेन ब्रिज कौन बन रहा है जो कि बीच में पाया जाता है? तो आंसर पॉन्स जाता है। ठीक है, क्यों? एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन पार्ट ऑफ द ब्रेन। ठीक है, ब्रेन और पूरे स्पाइनल कॉर्ड के बीच में ये ब्रिज की तरह काम करता है पॉन्स, है ना। दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है वो है ब्रीदिंग सेंटर। कहीं ना कहीं ब्रीदिंग सेंटर को ये भी रेगुलेट कर रहा है, पर मेन कंट्रोल अभी भी किसके पास है? मेडुला ऑब्लोंगेटा के पास। ये मेडुला ऑब्लोंगेटा के पास। ठीक, आगे बढ़ते हैं। मेडुला ऑब्लोंगेटा पहले सबसे मेन काम कार्डियोवैस्कुलर और रेस्पिरेटरी रिफ्लेक्स, हार्ट रेट और ब्लड रेट का कंट्रोल करना, प्रेशर को कंट्रोल करना। छींक आ रही है, खांसी आ रही है, कोई खोट रहे हो, वॉमिटिंग कर रहे हो, सलाइवेशन, मुंह में पानी आ जा रहा है कोई देख के, किसकी वजह से हो रहा है? मेडुला ऑब्लोंगेटा। ठीक, कंट्रोल इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज, हर वो इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, यही होता है इनवॉलेंट्री, ऑब्वियस सी बात है। तो उसका मैंने कुछ एग्जांपल यहाँ पे दिया, आपको कर लेना है। कहाँ पाया जाता है? पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट बिलो द सेरिबेलम, सेरिबेलम के ठीक नीचे पाया जाता है। ये रहा सेरिबेलम, इसके नीचे देखो, ये इसके नीचे पाया जाता है। लग जाए रो, हो गया। ठीक, आगे बढ़ो। सो नाउ द स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड देख सकते हैं भाई साहब, ये तो हमारा क्या है? ब्रेन है। ब्रेन से लगा हुआ ये जो नीला वाला पार्ट है, यही क्या है? स्पाइनल कॉर्ड। सो फंक्शन क्या है? कंट्रोल द रिफ्लेक्स, कैरी सेंसरी इंपल्स टू ब्रेन, मोटर रिस्पॉन्स टू ब्रेन। मैं बताऊं होता क्या है यहां से। कोई अच्छा कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, जैसे कि स्टिमुलस। स्टिमुलस मतलब जिसकी वजह से हम रिस्पॉन्स दे रहे हैं, वो क्या है? स्टिमुलस। मैं रिस्पॉन्स में दे क्या रहा हूं, है ना। मैं रिस्पॉन्स मतलब मैं कर क्या रहा हूं, ये रिस्पॉन्स कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने इसको टच किया, तो ये टच मेरा स्टिमुलस कहलाता है। मैंने किसी के ऊपर पेन फेंका, वो आग बंद कर ले रहा है, तो वो पेन का जाना क्या है? स्टिमुलस है। मैं आग के ऊपर हाथ रखा हूं, वो आग क्या है? फायर क्या है? स्टिमुलस है। वो इंफॉर्मेशन जाती है, जाती कैसे है? सेंसरी न्यूरॉन से। पहले जाएगी स्पाइनल कॉर्ड के पास, स्पाइनल कॉर्ड उसको लेकर के जाएगा कहां? स्पाइनल कॉर्ड उसको लेकर के जाएगा सीएनएस से, मतलब अपने ब्रेन के पास। ब्रेन कहेगा कि अच्छा ऐसी ऐसी बात है, वो मोटर न्यूरॉन को भेजेगा, मोटर न्यूरॉन को भेजेगा इफेक्टर सेल्स, इफेक्टर मसल्स के पास, कि तुमको रिस्पॉन्स में किसको एक्शन में लाना है। तो वो जो मसल्स को एक्शन में लाना है वो इफेक्टर कहलाती है, और जो इफेक्ट वो दे रहा है, ये कॉन्ट्रैक्शन, हाथ को हटाना, ये रिस्पॉन्स कहलाता है। ठीक, तो यहाँ पे क्या लिखा है? कंट्रोल द स्पाइनल रिफ्लेक्स कैरीज, ये सारी चीजें रिस्पॉन्स टू फ्रॉम द ब्रेन। मोटर रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स देने में मदद कौन कर रहा है? स्पाइनल कॉर्ड मदद कर रहा है। एक्सटेंशन ऑफ ब्रेन डाउनवर्ड इनसाइड द वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम यानी वाली रीढ़ की हड्डी, प्रोटेक्टेड बाय वर्टिब्री, सीएसएफ एंड मेनिंजेस। यहाँ पे भी मेनिंजेस है, यहाँ पे भी सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है। ठीक है, यहाँ पे भी तुम्हारा वर्टिब्रा है। तो ये सारी चीजें मिल करके प्रोटेक्ट कर रही है हमारी स्पाइनल कॉर्ड को। बात समझ में आई भाई साहब? तो अब हम लोग स्पाइनल कॉर्ड के रिफ्लेक्स एक्शन के ऊपर आते हैं। रिफ्लेक्स एक्शन को समझना क्या है? अगर मैं कहूं मैं किसी आग के ऊपर हाथ रख रहा हूं, मैं झटके से हाथ हटा लूंगा, किसी गर्म चीज को पकड़ रहा हूं, झटके से हाथ हटा लूंगा, तो ये जो रिस्पॉन्स हो रहा है यही रिफ्लेक्स है, समझना। अगर अब वैसे ये तो डेफिनेशन में बता नहीं सकता, डेफिनेशन क्या है? एक ऐसा इनवॉलेंटरी एक्शन, क्या? एक ऐसा इनवॉलेंटरी एक्शन, एक्शन, ठीक है, एक ऐसा इनवॉलेंटरी एक्शन जो कि वॉलेंटरी मसल्स की वजह से हो रहा है, वॉलेंटरी मसल्स कर रही है। वॉलेंटरी मसल्स का है जो हमारे कंट्रोल में, हमारे कंट्रोल में आए बगैर अगर कोई एक्शन कर रही है जो कि हमें किसी हार्मफुल स्टिमुलस से बचा रहा है, वही क्या कहलाएगा बेटा? रिफ्लेक्स, रिफ्लेक्स एक्शन कहलाएगा। अब इस रिफ्लेक्स एक्शन में जो पूछा जाता है वो है रिफ्लेक्स आर्क। वो रिफ्लेक्स आर्क ये है, क्या है देखना। अगर मैं कोई गर्म चीज के ऊपर छूता हूं तो ये इंफॉर्मेशन जाती है, जाती है, ये देखो यहाँ ये जा रही इंफॉर्मेशन किसकी मदद से जा रही है? ये पिंक वाला जो मैंने बना रखा है, ये पिंक वाले न्यूरॉन से जा रही है। इस न्यूरॉन से ये इंफॉर्मेशन आती है किसके पास? रिले सेंटर के पास, रिले न्यूरॉन के पास। ये रिले न्यूरॉन, ये रिले न्यूरॉन से फिर इंफॉर्मेशन आती है किसके पास? इफेक्टर मसल्स के पास। अब इफेक्टर मसल्स रिस्पॉन्स करता है, तो यही पूरा जो आर्क बन रहा है, यानी कि आपका जो जो मसल सॉरी जो स्टिमुलस आता है, वो स्टिमुलस जिस सेल बॉडी एफरेंट न्यूरॉन से जो जाती है रिले न्यूरॉन के पास, रिले न्यूरॉन से जिस तरीके से वो पूरा इफरेंट न्यूरॉन से आती है, यही हमारा क्या कहलाता है? रिफ्लेक्स आर्क कहलाता है। रिफ्लेक्स एक्शन के अंदर रिफ्लेक्स आर्क कहलाता है। मतलब एफरेंट न्यूरॉन, रिले न्यूरॉन, फिर इफरेंट न्यूरॉन, यही रिफ्लेक्स आर्क है। और ये पूरा डायग्राम आप लोग कभी अगर पूछा जाए तो बना देना।
So this neurons helps in also making this PNS peripheral nervous system, जो कि देख रहे हो ये पिंक वाला पार्ट हमारा CNS, बचा हुआ सारा पार्ट किसके अंदर आएगा भाई साहब, PNS के अंदर आएगा। मैंने बताया था PNS दो हिस्सों में क्लासिफाई हुआ था, मोटर और सेंसरी। सेंसरी मैसेज को लेके जाता है और मोटर मैसेज को लेकर के ब्रेन से इफेक्टर के पास आता है कि नहीं? आगे बढ़ते हैं। फिर आता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम। तो कंट्रोल वॉलेंटरी एक्शन, स्केलेटल मसल, सेंस ऑर्गन, कंप्राइज क्रेनियल नर्व 12 होती है, स्पाइनल नर्व 13 होती है, ये सब हम लोग जानते हैं और इसी को स्केलेटल नर्वस सिस्टम कहता है, मैंने बताया आपकी। सोमैटिक वो है जो हमारे वॉलेंटरी कंट्रोल में, जो मैं कंट्रोल कर रहा हूँ ये सोमैटिक कंट्रोल है, ठीक है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, स्केलेटल नर्वस सिस्टम भी कहा जाता है। उसी तरीके से ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो हमारे कंट्रोल में नहीं होता है वो फर्दर डिवाइड होता है सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक दुख का साथी, दुख का साथी मतलब बुरे वक्त में काम आ रहा है, तो फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स में काम आ रहा है। और अच्छे वक्त में कौन काम आता है, पैरासिम्पैथेटिक, क्या कर रहा है, रेस्ट, आराम करने में, डाइजेस्ट करने में, हार्ट बीट स्लो करने में, इन सारे जो आराम करते वक्त जितना भी काम होता है ना वो सब पैरासिम्पैथेटिक संभाल रहा है। सिंपैथेटिक क्या संभाल रहा है, जो भी मुसीबत में काम देता हो। ठीक है भाई, ऐसे ही दोस्त होने चाहिए, होते नहीं लेकिन। हाँ, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल इनवॉलेंटरी एक्शन, कैसे, जैसे हार्ट को, ग्लैंड्स को, गट को, ब्रीदिंग रेट, ये सारी चीजों को कंट्रोल करना, ये सारी चीजों को रेगुलेट करना किसके अंदर में होता है बेटा, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऐसा काम जो कि हमारे कंट्रोल में ना हो, ऐसा काम जो हमारे कंट्रोल में ना हो, उनको कंट्रोल कर रहा है भाई साहब। आगे आते हैं, तो सारी चीजें हो गई भाई साहब, मोटर समझ लिया, सेंसरी समझ लिया, है ना, सिंपैथेटिक समझ लिया, पैरासिम्पैथेटिक समझ लिया, ऑटोनॉमिक समझ लिया, सोमैटिक समझ लिया। इसको हमें डिटेल में नहीं पढ़ना, आपको बस ये जानना है कि क्रेनियम से जो ओरिजिनेट होती है नर्व वो क्रेनियल नर्व कहलाती है। 12 क्रेनियल नर्व होती हैं और जो स्पाइनल नर्व से ओरिजिनेट होती है, शुरू होती है, वो 31 पेयर्स की है जो कि हमारी स्पाइनल नर्व कहलाती है। दैट्स इट, ठीक है। अब आते हैं हम लोग प्लांट हार्मोन की तरफ, जो कि अच्छा, प्लांट हार्मोन से पहले क्या पूरा एंडोक्राइन ही बचा है, तो एंडोक्राइन सिस्टम शुरू करते हैं। मैं बता दूं पूरे बॉडी को अंदर नर्वस सिस्टम इतना बेहतरीन रिस्पॉन्स दे रहा है, फास्ट रिस्पॉन्स, क्विक रिस्पॉन्स, सब कुछ दे रहा है, फिर भी एंडोक्राइन की जरूरत क्यों पड़ गई? इसका रीजन है कि हमारी पूरी बॉडी के अंदर क्विक रिस्पॉन्स तो मिल जा रहा है, पर ये क्विक रिस्पॉन्स ज्यादा देर तक टिकेगा नहीं, तो इसको ज्यादा देर तक टिकाने के लिए एंडोक्राइन आता है। ये क्विक रिस्पॉन्स हर एक सिंगल सेल के पास नहीं पहुंच पाता, इसको पहुंचाने के लिए एंडोक्राइन सिस्टम आता है। तो एंडोक्राइन सिस्टम और नर्वस सिस्टम दोनों साथ में मिलकर के हमारा एक परफेक्ट कोऑर्डिनेशन देते हैं पूरी बॉडी के अंदर। कैसे, आइए देखते हैं। व्हाट इज हार्मोन? ये एंडोक्राइन एक खास किस्म की चीज सिक्रीट करता है जिसको कहते हैं हार्मोन। क्या है हार्मोन? एक ऐसा केमिकल मैसेंजर है जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड सिक्रीट करता है। सर व्हाट इज एंडोक्राइन ग्लैंड? एक ऐसे ग्लैंड जिनके पास कोई डक्ट ना हो, यानी कि डक्टलेस ग्लैंड, वही कहलाता है एंडोक्राइन ग्लैंड। एक ऐसे ग्लैंड जिनके पास कोई भी डक्ट ना हो, क्या कहलाएंगे? एंडोक्राइन ग्लैंड। क्या सिक्रीट कर रहे हैं? हार्मोन सिक्रीट कर रहे हैं। ये हार्मोन्स क्या कर सकते हैं? ये हार्मोन हमारी ब्लड स्ट्रीम में जाएंगे, हमारी बॉडी को बहुत बेहतरीन तरीके से इन्फ्लुएंस करता है, जो कह देगा करेगी बॉडी, है ना, ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, ब्लड शुगर, रिप्रोडक्शन, इमरजेंसी रिस्पॉन्स, सब संभाल। कौन भाई साहब? एंडोक्राइन सिस्टम। किसकी मदद से? हार्मोन की वजह से। क्या है? केमिकल मैसेंजर। वाई हॉर्मोन्स नॉट जस्ट नर्व? सिर्फ हार्मोन से ही काम क्यों नहीं कर लेते, मतलब सॉरी, सिर्फ नर्वस सिस्टम से ही काम क्यों नहीं करते? मैंने बताया था क्योंकि नर्व सिग्नल बहुत फास्ट तो है पर हर जगह पहुंच नहीं पाता, ठीक है, वो खास जगह पे ही जा सकता है, लोकलाइज्ड है, खास जगह पे ही जा सकता है, हर एक सेल के पास थोड़ी जा पाएगा। और हार्मोनल सिग्नल रीच द एंटायर बॉडी एंड ट्रिगर वाइड स्प्रेड कंट्रोल कोऑर्डिनेशन चेंज। तो ये पूरी की पूरी सेल्स के पास पहुंच सकता है अपने मैसेज को ट्रांसफर देने में। साथ के साथ हार्मोन जो है लंबे समय तक इस्तेमाल हो सकता है, पर नर्वस सिस्टम एक समय बाद थक जाता है, तो तुरंत थकने के बाद तो मामला निपटने को आ जाएगा। ठीक, नाउ एग्जांपल, स्क्विरल फाइट और फ्लाइट रिस्पांस यूजेस एड्रेनालिन फॉर ओवरऑल बॉडी प्रिपरेशन। क्या है ये आगे देखेंगे, ठीक है। हाँ, एंडोक्राइन शुरू करते हैं। एंडोक्राइन के अंदर हम लोगों को कितने ग्लैंड्स पढ़ने भाई साहब? हमें पढ़ने सबसे पहले हाइपोथैलेमस के बारे में, उसकी में पिट्यूटरी के बारे में, है ना, उसके बाद पीनियल के बारे में, उसके बाद थायराइड के बारे में, है ना, उसके बाद पैराथायराइड के बारे में, थाइमस के बारे में हमें ज्यादा कुछ नहीं समझना, है ना, पेनक्रियास जो कि हमारा एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों है, इस वजह से इसको कहा जाता है मिक्सोक्राइन ग्लैंड। ऐसा जो एंडोक्राइन यानी कि डक्टलेस ग्लैंड, एक्सोक्राइन जिसके पास डक्ट हो,
उसको एक्सोक्राइन कहते हैं। ठीक है, तो जो दोनों एक्टिविटी शो करे वो मिक्सोक्राइन कहलाता है। फिर हमारे टेस्टिस और फिर ओवरीज, इनके बारे में देखेंगे। फिर हम लोग किडनी के ऊपर मौजूद ये एड्रिनल ग्लैंड को देखेंगे। ठीक, मैं बता दूं थाइमस ग्लैंड के बारे में हम लोग ज्यादा कुछ डिस्कस नहीं करेंगे, अभी सुन लो। थाइमस ग्लैंड थाइमिन हार्मोन सिक्रीट करता है जो कि इम्यून सिस्टम के प्रोलिफरेशन में मदद करता है। क्योंकि ये हमारे में पार्ट में नहीं है इसलिए मैं कुछ बताऊंगा नहीं। शुरू करते हैं सबसे पहले हाइपोथैलेमस से। तो हाइपोथैलेमस तो नर्वस सिस्टम वाला पार्ट तुमने देख लिया, पर एंडोक्राइन एक्टिविटीज में क्या क्या करता है ये यहाँ पे मौजूद ये जो पीनियल ग्लैंड है ना, पीनियल ग्लैंड को स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। ये इससे मेलाटोनिन हार्मोन का सिक्रीशन करवाता है जिससे स्लीप वेक साइकिल को रेगुलेट कर सकता है। दूसरा चीज क्या है भाई साहब, हाइपोथैलेमस हमें पता है कहाँ पे लोकेटेड है, पहले ही बता दिया था, ये कुछ इधर की तरफ लोकेटेड है। दूसरी चीज, सिक्रीट रिलीजिंग हार्मोन दैट इज ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर। आगे जाके पढ़ोगे कि जो ये पिट्यूटरी है ना, ये पिट्यूटरी ग्रोथ हार्मोन सिंथेसाइज करता है और रिलीज करता है। लेकिन इसको बताने वाला कौन है, ये है हमारा हाइपोथैलेमस, जो कि GHRF सिक्रीट करता है, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर। और क्या करता है ये सब, क्या यहाँ लिखा नहीं, मैं बता दे रहा हूं, ये ADH का सिंथेसिस करता है जिसका रिलीज पिट्यूटरी करेगा। ये ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन का भी सिंथेसिस करता है जिसका रिलीज पिट्यूटरी करेगा। मतलब बनाएगा ये, रिलीज वो कर रहा होता। ठीक है, तो इसी वजह से, क्योंकि ये न्यूरल एक्टिविटी को भी कंट्रोल कर रहा है, साथ के साथ हमारी एंडोक्राइन एक्टिविटी को भी कंट्रोल कर रहा है, इसलिए हाइपोथैलेमस को न्यूरो एंडोक्राइन ग्लैंड भी कहा जाता है, क्या है ना। और ये मास्टर ग्लैंड कौन है, पिट्यूटरी, उसको इन्फ्लुएंस कर रहा है काम करने के लिए, सिक्रीट करने के लिए, इसलिए इसको मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहते हैं। आगे पिट्यूटरी के अंदर मैं बताऊं तो पिट्यूटरी के अंदर दो पार्ट होता है भाई साहब, एक्चुअल में होता तीन है लेकिन हम लोग दो पढ़ेंगे, एक एंटीरियर पिट्यूटरी, एक एंटीरियर पिट्यूटरी और एक पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ठीक है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी हमारे हाइपोथैलेमस के डायरेक्ट कंट्रोल में होता है, लेकिन एंटीरियर पिट्यूटरी डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं होता, इनडायरेक्टली कंट्रोल में होता है। क्या है अब ये समझना, जो हमारा पिट्यूटरी है इसको मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। फंक्शन क्या है मैं बता दूं, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करता है जिसकी मदद से हाइट बढ़ती है। एंटीरियर पिट्यूटरी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को रिलीज करता है जिसकी मदद से फीमेल्स और मेल्स के अंदर स्पर्म और ओवा का डेवलपमेंट होता है, स्पर्म का स्पर्मेटाइजेशन प्रोसेस और फॉलिकल का डेवलपमेंट होता है फीमेल की ओवरी के अंदर। ठीक है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन मेल के अंदर टेस्टोस्टेरोन का सिक्रीशन करवाता है, पर फीमेल के अंदर यही ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन हमारा ओव्यूलेशन कराता है। ठीक है, इसके बाद ये एंटीरियर पिट्यूटरी, अच्छा ये सिंथेसाइज और सिक्रीट दोनों कर रहा है, ये भी सिंथेसाइज और सिक्रीट दोनों कर रहा है, ये भी सिंथेसाइज और सिक्रीट दोनों ही कर रहा है। ठीक है, कुछ और हार्मोन है वो है प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन एक ऐसा हार्मोन है जो कि ये सिंथेसाइज भी कर रहा है, सिक्रीट भी कर रहा है। क्या करता है, मैमरी ग्लैंड के अंदर प्रेगनेंसी के टाइम में मिल्क का प्रोडक्शन प्रोलैक्टिन करवा रहा है। अब पोस्टीरियर पिट्यूटरी क्या है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी उन हार्मोन्स को रिलीज कराएगा जिसको कभी हाइपोथैलेमस ने बनाया था। क्या क्या था वे, ऑक्सीटोसिन था वो। ऑक्सीटोसिन क्या कराता है, कॉन्स्ट्रिक्शन कराता है, इसका दूसरा नाम है लव हार्मोन। ठीक है, इसके साथ साथ ये और क्या रिलीज कर रहा है, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन जो कि यूरिनेशन को कंट्रोल करने में मदद करता है। भाई साहब अगर एडीएच ना हो ना, दिन में 50 मरतबा टॉयलेट जाते हो फिरोगे, ये एडीएच है जो कि वाटर का रीएब्जॉर्प्शन करवाता है। वाटर का एब्जॉर्प्शन नहीं, लार्ज इंटेस्टाइन वो करता है, वाटर का रीएब्जॉर्प्शन करवाता है ये। ओके, देख लो एक बार, इन्होंने पूरा लिख दिया भाई एडीएच का सारा काम। ठीक है, अगर एडीएच की कमी हो गई तो डायबिटीज इंसिपिडस हो जाएगा, जो कि क्या होता है तुम्हारा कीटोन बॉडीज यूरिन के अंदर पाई जाती हैं। ठीक है, ढेर सारा यूरिनेशन होता है, पोस्टीरियर लोब से निकलता है, ये सारी चीजें यहाँ पे लिख रखी है। FSH LH इन सारी की कहानी यहाँ पे लिख रखी है, पढ़ लेना। फिर आते हैं हम लोग थायराइड ग्लैंड के ऊपर। यहाँ हमारा वोकल कॉर्ड, इसके नीचे मौजूद है थायराइड ग्लैंड। एच शेप स्ट्रक्चर है, कैसा है, एच शेप। ठीक है, इसको लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड कहा जाता है। लार्जेस्ट ग्लैंड लिवर, लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड हमारा थायराइड ग्लैंड। ये क्या है ना, ये कौन सा हार्मोन रिलीज करता है, सबसे मेन थायरॉक्सिन रिलीज करता है। कौन सा, थायरॉक्सिन रिलीज करता है। साथ के साथ ये कैल्सिटोनिन, कैल्सिटोनिन हार्मोन भी रिलीज कर रहा है। थायरॉक्सिन क्या है, ये वो हार्मोन है जो कि बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल कर रहा होता है, और ये वो है जो कि ब्लड के कैल्शियम लेवल को डिक्रीज करता है।
ठीक है ना? ब्लड के कैल्शियम लेवल को डिक्रीज करता है। तो थायराइड हार्मोन ही वो है जिसने हम लोगों को बेहतरीन मेटाबॉलिज्म दिया है। ठीक, ग्लैंड थायराइड रिक्वायर्ड आयोडीन, ये जो थायरोक्सिन है ना, इसको आयोडीन की जरूरत है। आयोडीन हमारे नमक पे पाया जाता है, टाटा नमक में भी कम पाया जाता है, इसलिए लोग सेना नमक इस्तेमाल करते हैं। बहुत सी चीजें सेना नमक में नहीं है तो टाटा नमक इस्तेमाल करते हैं। दोनों को यूटिलाइज करते हैं एक रिदम ऑफ टाइम में, एक पीरियड ऑफ टाइम में। क्यों? क्योंकि थायरोक्सिन को आयोडीन चाहिए, आयोडीन नमक में है, नमक हमें लेना जरूरी है। क्यों? ताकि थायरोक्सिन बन सके। अब थायरोक्सिन जब रिक्वायर्ड होगा तब चाहिए, यानी कि आयोडीन जो कि बहुत रेयरली पाया जा रहा है, उसको हम लोगों को स्टोर करके रखना होगा। अब आयोडीन क्योंकि कम पाया जा रहा है, तो जैसे ही आ रहा है उसको स्टोर कर लो और उसको थायरोक्सिन बना दो। अदरवाइज पता नहीं कब आयोडीन है, और अगर आयोडीन नहीं मिला, 120 माइक्रोग्राम चाहिए होता है हर दिन, अगर इतना नहीं मिला तो फिर हमको एक डिजीज होने का खतरा है जिसका नाम है गॉइटर। ओके, गॉइटर जो कि डेफिशिएंसी पे होता है। तो हमें हमेशा कैसा नमक लेना चाहिए? आयोडाइज सॉल्ट लेना चाहिए। ठीक है, आपके टूथपेस्ट में नमक है क्या? नहीं, आयोडीन है। ओके, फंक्शन रेगुलेट मेटाबॉलिज्म, कार्ब प्रोटीन एंड फैट। क्या कर रहा है? फैट का मेटाबॉलिज्म कर रहा है, प्रोटीन का कर रहा है, कार्ब्स का कर रहा है। कौन कर रहा है? थायरोक्सिन कर रहा है। अच्छी बात है। कैल्सिटोनिन लोअर ब्लड शुगर लेवल, प्रोमोटिंग कैल्शियम डिपोजिशन इन बोन, हड्डियों को मजबूत। कौन बनाएगा? कैल्सिटोनिन। ठीक है। ऑस्टियोपोरोसिस, मान लो अगर कैल्सिटोनिन कम हो गया तो ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डियों में छेद होने लगेंगे, मतलब कि हड्डियां कमजोर हो जाएंगी, ब्रिटल हो जाएंगी। ठीक, तो ये सब कौन कर रहा है? कैल्सिटोनिन कर रहा है। साथ में आता है पैराथायरॉइड हार्मोन। पैराथायरॉइड हार्मोन क्या है? एक ऐसा सिक्रीशन करता है जिसको बोलते हैं पैराथ हार्मोन। ठीक है, पैराथ हार्मोन यहाँ लिखा नहीं है, सुन लो। होता क्या है, अगर मैं कहूं ये ब्लड स्ट्रीम है आपकी, ठीक है, ये आपकी ब्लड है, स्ट्रीम है। इस ब्लड स्ट्रीम के अंदर मैं कहता हूं फूड, फूड के अंदर होता है कौन? कैल्शियम+2। ये एब्जॉर्ब होता है ब्लड के अंदर, फिर ये ब्लड से एब्जॉर्ब होता है कहाँ पे? बोन के अंदर। लेकिन कई बार होता है हमारी बॉडी को कैल्शियम आयन की जरूरत होती है, तो कैल्शियम आयन अगर फूड से नहीं मिला होता है तो ये वापस से कहां से आ जाता है? बोन से आ जाता है। क्यों? क्योंकि बोन हमारा मिनरल बैंक है। तो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन बोन में कराने वाला तो थायरोक्सिन, सॉरी, कैल्सिटोनिन था। ठीक है, कैल्सिटोनिन था, लेकिन फूड से एब्जॉर्प्शन करवाने वाला पैराथ हार्मोन। ठीक है, पैराथ हार्मोन, हार्मोन, और हड्डी से वापस ब्लड में लेने वाला पैराथ हार्मोन ही है। ठीक है, यानी कि ब्लड के कैल्शियम लेवल का इंक्रीज करवाना कौन करा रहा है? पैराथ हार्मोन। और डिक्रीज कराना कौन कर रहा है? एब्जॉर्ब कर रहा है, जाहिर सी बात है डिक्रीज होगा। कौन कर रहा है? कैल्सिटोनिन कर रहा है। क्लियर? फिर आता है एड्रिनलिन, जो कि कहां पाया जाता है? किडनी के ऊपर। एड्रिनलिन हार्मोन एक एड्रिनल ग्लैंड एक हार्मोन सिक्रीट करता है जिसको बोलते हैं एड्रिनलिन। कहां पाया जाता है? किडनी के ऊपर। एड्रिनल हार्मोन, सॉरी, एड्रिनल ग्लैंड रिलीजिंग एड्रिनलिन। ओके, सो एड्रिनलिन का एक काम है, एड्रिनलिन स्क्विरल के फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स को देखते हुए उसको एक टैग लाइन दे दी गई कि एड्रिनलिन हेल्प्स इन फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स। क्या है? सिक्रीटेड डायरेक्टली टू ब्लड स्ट्रेस कैरी सिचुएशन। जब भी पूरी सिचुएशन आती है, मान लो आप जा रहे हो, आपने कुत्ते के पूंछ पे पैर रख दिया, अब क्या भाई? भागो किसी भी तरह। तो बॉडी प्रिपेयर कैसे होगी अचानक से? सारी चीजों को प्रिपेयर करने वाला कौन है? एड्रिनलिन हार्मोन। ब्रेन कहेगा कि इट इज द टाइम ऑफ इमरजेंसी, जाओ एड्रिनल ग्लैंड को कह दो कि रिलीज कर दे एड्रिनलिन। एड्रिनलिन रिलीज होगा ब्लड के अंदर, ब्लड के अंदर जाएगा, ब्लड के जितने भी टिश्यू है, सरफेस और स्किन को कहेगा तुम ब्लड को कम लो क्योंकि ब्लड की जरूरत है। स्टमक को कहेगा डाइजेशन बंद कर दो क्योंकि ब्लड की जरूरत है। ब्लड को पहुंचाएगा स्केलेटल मसल, पैरों के पास, है ना, कि भागो तुम्हें ब्लड की जरूरत है, लो मैं ब्लड दे रहा हूं। ब्रेन तक पहुंचाएगा, तुम्हें ब्लड की जरूरत है, मैं दे रहा हूं। भाई साहब, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, मसल्स कह रहा है ऑक्सीजन की कमी है, ऑक्सीजन की कमी, रेस्पिरेटरी रेट को बढ़ा दो, हार्ट रेट को बढ़ा दो, ब्लड सप्लाई को बढ़ा दो, स्केलेटल मसल्स को ऑक्सीजन दो, ब्लड सप्लाई, सब कुछ दो। क्यों? क्योंकि ये जिंदगी और मौत का सवाल है। फाइट और फ्लाइट, या तो लड़ो उस कुत्ते से या तो भागो, है ना। तो ये रिस्पॉन्स देने वाला कौन है? हमारा एड्रिनलिन हार्मोन है। आगे बढ़ते हैं। पेनक्रियास, पेनक्रियास लीफ लाइक ऑर्गन है जो कि हमारा एक्सोक्राइन एंडोक्राइन दोनों एक्टिविटी परफॉर्म करता है, इसलिए हम एक्सोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। कौन सा हार्मोन रिलीज कर रहा है? इंसुलिन, और साथ के साथ एक और हार्मोन सिक्रीट करता है जिसका नाम है ग्लूकागॉन। ठीक है, ब्लड के अंदर फिर मैं बता दूं, पेनक्रियास के मामले में ये रहा अगेंस्ट क्या? ब्लड स्ट्रीम। ठीक है, ये है ब्लड स्ट्रीम। अब ये डाइजेस्टेड फूड जो है ग्लूकोज बना दिया।
ये डाइजेस्टेड फूड से ग्लूकोज डाइजेस्टिव सिस्टम से एब्जॉर्ब होगा किसमें, ब्लड स्ट्रीम के अंदर, फिर ये जाएगा किसके पास, सेल्स के पास। तो सेल के अंदर एंट्री लेने के लिए आपको एक हार्मोन चाहिए जिसका नाम है इंसुलिन। यानी कि इंसुलिन वो है जो कि ब्लड के शुगर लेवल को घटा रहा है, ठीक, ब्लड के शुगर लेवल को घटा रहा है। मान लो सेल को ग्लूकोज की जरूरत नहीं है, तो यही ग्लूकोज को स्टोर कर दिया जाता है लिवर के पास, ठीक है, लिवर के पास। अब जब वो स्टोर हो जाता है स्टार्च के फॉर्म में, अब मैं को भूख लगी है, मैंने यहां से खाना देना बंद कर दिया, तो अब मैं ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट कैसे पूरी करूंगा, यहां से स्टार्च को वापस ब्रेक डाउन करके लाऊंगा और ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन यहां बढ़ा दूंगा। तो लिवर मेरा स्टार्च को ब्रेक डाउन करेगा और वापस से ग्लूकोज का वापस से फॉर्मेशन करेगा। अब ये वापस से ब्लड के अंदर आएगा, तो ब्लड का ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा। ये ग्लूकोज को जो ब्लड के अंदर बढ़ा रहा है ना, यहां से एब्जॉर्ब करके, यहां से एब्जॉर्ब करके, तो और कोई नहीं बल्कि कौन है, ग्लूकागॉन। यानी कि ब्लड के शुगर लेवल को बढ़ाना ग्लूकागॉन का काम है, ब्लड के शुगर लेवल को घटाना इंसुलिन का काम है। इंसुलिन की कमी होने की वजह से एक बीमारी होती है जिसका नाम है शुगर, जिसको हम लोग बोलते हैं डायबिटीज मलाइटस। एक बात और सुन लो, 3 किस्म की सेल्स होती है पेनक्रियास में, है ना, लिखा नहीं है बता दे रहा हूं, अल्फा सेल, बीटा सेल, गामा सेल। अल्फा सेल सिक्रीट करती है ग्लूकागॉन, ग्लूकागॉन, बीटा सेल सिक्रीट करती है इंसुलिन हार्मोन, और गामा सेल जो कि सोमैटोस्टैटिन रिलीज करती है, सोमैटोस्टैटिन। तो ये इसका बहुत काम है, लेकिन एक काम समझना, ये इन दोनों के रेगुलेशन को मेंटेन करने में मदद करता है। ऐसा ना हो इंसुलिन बहुत रिलीज हो जाए, ऐसा ना हो ग्लूकागॉन बहुत रिलीज हो जाए, तो ये इन सारी चीजों में मदद करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेक्स हार्मोन में आने से पहले हम लोग समझते हैं फीडबैक मैकेनिज्म के बारे में। फीडबैक मैकेनिज्म, ठीक है, फीडबैक मैकेनिज्म। ये फीडबैक मैकेनिज्म क्या है सर, समझना, अगर मैं कहूं कि ये हमारा ब्लड स्ट्रीम है, इस ब्लड स्ट्रीम के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ा दिया जाए, है ना, ग्लूकोज का लेवल बहुत ज्यादा है मतलब, तो ग्लूकोज क्या होगा, एब्जॉर्ब होना होगा। तो फिर क्या होगा, ये एक इंफॉर्मेशन पहुंचाएगा, ये इंफॉर्मेशन जो है, ये इंफॉर्मेशन जाएगी बीटा सेल्स के पास कि भाई साहब तुम इंसुलिन हार्मोन को रिलीज कराओ, इंसुलिन हार्मोन को रिलीज कराओ। और ये जाएगी अल्फा सेल के पास भी, अल्फा सेल के पास भी कि भाई साहब तुम ग्लूकागॉन हार्मोन जो रिलीज करा रहे थे उसको बंद कर दो। क्या होता है, इंसुलिन रिलीज हुआ, तो इंसुलिन के रिलीज होने से ब्लड का जो शुगर लेवल है वो क्या हो जाएगा भाई साहब, डिक्रीज हो जाएगा। यानी कि ग्लूकोज का लेवल क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। और ग्लूकागॉन नहीं रिलीज हो रहा है, तो ग्लूकागॉन ग्लूकोज को एब्सॉर्ब नहीं कर रहा है, तो फिर हमारा ब्लड का ग्लूकोज लेवल रिलीज डिक्रीज हो जाता है। जैसे ही ब्लड का ग्लूकोज लेवल डिक्रीज होता है, ये अगेन 2 किस्म का रिस्पॉन्स देता है, एक जाता है अल्फा सेल के पास, एक जाता है अगेन बीटा सेल के पास। कहता है भाई साहब ब्लड का ग्लूकोज लेवल बहुत कम हो गया, इंसुलिन का जो सिक्रीशन तुम कर रहे थे उसको बंद कर दो, और ग्लूकागॉन का सिक्रीशन जिसको तुमने रोक दिया था या कम कर दिया था इसको बढ़ा दो, ठीक। और अगर ग्लूकागॉन का रिलीज बढ़ जाएगा तो फिर ग्लूकोज का लेवल वापस से मेंटेन हो जाएगा। समझना, ये जो बता रहा है ना कि भाई साहब तुम अपने सिक्रीशन को बढ़ा दो, इसको बोलते हैं पॉजिटिव फीडबैक। क्या बोलते हैं, पॉजिटिव फीडबैक। और जो रोक दे रहा है या तो रेस्ट्रिक्ट कर रहा है, कम कर दे रहा है, इसको कहते हैं निगेटिव फीडबैक। इसी तरह से जब ग्लूकोज का लेवल कम हो गया तो इंसुलिन के सिक्रीशन के लिए बीटा सेल के ऊपर निगेटिव फीडबैक जाता है और अल्फा सेल के ऊपर पॉजिटिव फीडबैक जाता है कि ग्लूकागॉन को रिलीज कराओ। ये क्या है, फीडबैक मैकेनिज्म है कि आप लोग को कंटिन्यूअसली बोला जा रहा है, मतलब आपको नहीं, हमारी सेल, हमारी ही सेल, हमारी ही ब्लड वेसल्स एओर्टिक आर्क के पास एक ऐसे रिसेप्टर है जो ये मेजर करके बता रहे हैं कि भाई किसकी जरूरत है किसकी नहीं है, उसको दो उसको नहीं दो। तो बता क्या रहा है, या तो हाँ या तो ना, हाँ यानी पॉजिटिव, ना यानी नेगेटिव। तो 2 किस्म का फीडबैक होता है, पॉजिटिव फीडबैक और नेगेटिव फीडबैक। तो फीडबैक मैकेनिज्म क्या है, एक ऐसा मैकेनिज्म जिसकी मदद से हमारे हार्मोन्स कंट्रोल होते हैं, कितना रिलीज होना है कितना नहीं, एक होमियोस्टेसिस मेंटेन रहता है शुगर लेवल में। आगे आते हैं सेक्स हार्मोन के अंदर। सेक्स हार्मोन हमारा मेल के अंदर भाई साहब टेस्टोस्टेरोन, फीमेल के अंदर ईस्ट्रोजन, साथ के साथ प्रोजेस्टेरॉन भी होता है। प्रोजेस्टेरॉन को प्रेगनेंसी हार्मोन कहा जाता है क्योंकि ये प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है। टेस्टोस्टेरोन का काम वॉइस को डीप करना, पिच को लो करना, माउस टेक लाना, बियर्ड लाना, मैनली कैरेक्टर, फिजिकल नेचर, ये सारी चीजें देना।
है ना। ईस्ट्रोजन का काम फीमेल कैरेक्टर को डेवलप करना, है ना, मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करना, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट करना, मेमोरी ग्लैंड को अच्छे से मॉडिफाई करना, ये सारा काम कौन कर रहा है भाई साहब? ईस्ट्रोजन कर रहा होता है। ठीक, क्या सिर्फ ईस्ट्रोजन करता है सर? प्रोजेस्टेरोन भी करता है। ठीक है, डिपेंड करता है, आप ये पूरा मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ोगे तो तब जाकर के समझ में आएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। हाल फिलहाल ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। तो सेक्स हार्मोन क्या है? ऐसे हार्मोन जो कि सेक्स ऑर्गन्स रिलीज करते हैं मेल और फीमेल में प्यूबर्टी के टाइम या प्यूबर्टी लाने के लिए या उनके सेक्स ऑर्गन को मॉडिफाई करने में, वो सारी चीजें हमारे इन हार्मोन से होती है। आगे बढ़ते हैं। अब सुनना, एंटागोनिस्ट हार्मोन कौन थे? हमने देखा इंसुलिन और ग्लूकागॉन। इंसुलिन ब्लड शुगर लेवल को घटा रहा था, ग्लूकागॉन ब्लड शुगर लेवल को बढ़ा रहा था। कैल्सिटोनिन ब्लड के कैल्शियम लेवल को घटा रहा था, वही पैराथॉर्मोन ब्लड के कैल्शियम लेवल को बढ़ा रहा था। एंटागोनिस्ट वो होते हैं जो अपोजिटली काम करते हैं, है ना। तो ये दोनों एंटागोनिस्ट में है। फिर आते हैं फीडबैक मैकेनिज्म। मैंने यहाँ पे बता दिया फीडबैक मैकेनिज्म क्या है अभी पीछे की तरफ। फिर इसके बाद मैंने ये चार्ट बना दिया कि भाई साहब आपको याद करने में आसानी हो सबका। ठीक है, हटाओ, अच्छी बात है। ये सारी चीजें देखो, हार्मोन रिलेटेड डिसऑर्डर, है ना, थायराइड की कमी, आयोडीन की कमी, तो फिर गटर डिजीज, सॉरी गोइटर डिजीज, स्वॉलन नेक डिजीज। उसके बाद ड्वार्फिज्म, ग्रोथ हार्मोन कम रिलीज हो रहा है, ड्वार्फिज्म हो जाएगा, नाटापन हो जाएगा। ग्रोथ हार्मोन ज्यादा हो रहा है, जाइजेंटिज्म और एक्रोमेगाली जैसी डिजीज हो जाएगी, है ना। डायबिटीज, इंसुलिन की कमी हो गई, डायबिटीज। कौन सा डायबिटीज? डायबिटीज मलाइटस। अगर एडीएच की कमी हो गई, है ना, तो भी एक डायबिटीज होता है। वो डायबिटीज कौन सा होता है? वो डायबिटीज होता है इंसिपिडस। ठीक है, वो डायबिटीज इंसिपिडस होता है। आगे बढ़ते हैं। तो एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन के बीच का क्या होता है भाई? जिसके बाद डक्ट होता है, जिसके बाद डक्ट नहीं होता, तो ये उसका डिफरेंस हो गया। ठीक है, अब सीबीएसई के कुछ हॉट क्वेश्चन है, पॉज करके आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, कमेंट सेक्शन में आंसर दे दीजिएगा। अब हम लोग आते हैं कोऑर्डिनेशन इन प्लांट के ऊपर। ठीक है, कोऑर्डिनेशन इन प्लांट। सुनो, जितनी भी चीजें अभी तक तुम लोगों ने देखी कि नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम मिल करके आपस में किस तरीके से बेस्ट काम दे रहे हैं, बेस्ट आउटपुट दे रहे हैं। कोई कंफ्यूजन होगा कमेंट सेक्शन में बताना, मैं उसका आंसर खुद दूंगा। ठीक है, ताकि आप लोगों को समझ में आए। अगर कोई टॉपिक में होगा कि सर ये पर्टिकुलर टॉपिक का डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए, लिख के बताओ कमेंट सेक्शन में, उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन हाजिर होगा। अब स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेशन इन प्लांट के ऊपर। कोऑर्डिनेशन इन प्लांट भाई साहब होता कैसे है? प्लांट का भी देखो, प्लांट भी समझते हैं अपनी बातों को, प्लांट भी स्टिमुलस को रिकॉग्नाइज करके एक्शन करता है। उसके पास तो न्यूरल सिस्टम है नहीं, ब्रेन है नहीं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है नहीं, सीएनएस है नहीं, तो वो कंट्रोल कैसे कर रहा है? वो कंट्रोल कर रहा होता है एक इंपल्स से, जिसको बोलते हैं, है ना, इलेक्ट्रोकेमिकल इंपल्स। कैसा इंपल्स ये जनरेट करता है प्लांट? प्लांट जनरेट करता है इलेक्ट्रोकेमिकल इंपल्स। इलेक्ट्रोकेमिकल इंपल्स को ये जनरेट कर रहा है। राइटिंग पे ध्यान मत देना, भावनाओं को समझना। ठीक है, एनिमल्स के अंदर तो दोनों होते हैं, पर प्लांट के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? रिस्पॉन्स करने के लिए स्टिमुलाई के अगेंस्ट। कोई मसल्स वसल्स थोड़ी होते हैं। कैसे करता है? ये सेल को मॉडिफाई करता है, किस तरह से देखते हैं। एक एग्जांपल दे रखा है जो बार बार आएगा, छुई मुई, जिसका नाम मिमोसा प्यूडिका साइंस लैंग्वेज में होता है ना। छू दो, पत्तियां सिकुड़ जाती है, ड्रूप कर लेता है। जर्मिनेशन ऑफ सीड, सुगला, जर्मिनेशन ऑफ सीड। सीड का आखिर कैसे पता चल रहा है कि रूट को नीचे और टिप को ऊपर ही लेके जाना है? उसको कैसे पता चल रहा है कि टिप ऊपर की तरफ मिलेगी? मतलब सॉइल के अंदर वो सीड ऐसे सोन किया गया, ऐसे किया गया, ऐसे किया गया। सीड को कहाँ पता चल रहा है? उसको कैसे पता चल रहा है कि ऊपर जाना है कि नीचे जाना है? तो ये सब और कुछ नहीं, हमारा ट्रॉपिक मूवमेंट है ना। तो मूवमेंट दो किस्म के होते हैं, एक ट्रॉपिक मूवमेंट और एक नास्टिक मूवमेंट। नास्टिक मूवमेंट वो होता है जो कि रिवर्सिबल होता है। ठीक है, जो कि कैसा होता है? रिवर्सिबल होता है ना। नास्टिक मूवमेंट रिवर्सिबल होता है और ट्रॉपिक मूवमेंट इरिवर्सिबल होता है। मतलब अगर किसी की सेलुलर डिवीजन की वजह से ग्रोथ हो, ग्रोथ की वजह से मूवमेंट हो जाए, वो ट्रॉपिक मूवमेंट होगा, है ना। किसकी वजह से हो रहा है? सेलुलर डिवीजन की वजह से हो रहा है। लेकिन किसी का सेल का साइज बढ़ जाए और सेल का साइज बढ़ने की वजह से उसकी पत्तियां हिल डुल रही है, ब्रांच हिल डुल रही है, स्टोमेटा, जैसे स्टोमेटा होता है ना, स्टोमेटा ओपन और क्लोज होता है, ओपन और क्लोज होता है, मूवमेंट ही तो है। ये मूवमेंट क्या हो रहा है? सेल के डिवाइड होने से हो रहा है? नहीं, वो पानी के अंदर भर जाने की वजह से हो रहा है। तो कौन करवा रहा है? कौन सा मूवमेंट है? नेस्टिक मूवमेंट है। ठीक है, तो टर्गर प्रेशर की वजह से हो रहा है। ये रिवर्सिबल है, ये इरिवर्सिबल है। एक बार सेल ग्रो कर गई, सेल डिवाइड कर गई, तो वापस से मार थोड़ी देंगे। लेकिन एक बार सेल बड़ी हो गई तो छोटी किया जा सकता है एक्सोस्मोसिस से। तो डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस, डायरेक्शन डिपेंड ऑन द डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस। नॉन डायरेक्शनल मतलब कि भाई साहब, अगर ट्रॉपिक मूवमेंट की बात की जाए तो डायरेक्शन सोच समझ के डिसाइड की जाती है। डिपेंड करता है स्टिमुलस कहां मिल रहा है, वहीं पे डायरेक्शन रखेंगे। लेकिन नेस्टिक मूवमेंट ऐसा नहीं होता। नेस्टिक मूवमेंट होता है कि भाई साहब तुम छुई मुई को चाहे जहां से टच कर दो, वो बंद एक ही डायरेक्शन में होगी।
ठीक, तो ये नाइस्टिक मूवमेंट है। ठीक है, टाइप अब इसमें हम लोग पढ़ेंगे फोटोट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिज्म, थिग्मोट्रॉपिज्म, हाइड्रोट्रॉपिज्म। इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिस्मोनास्टिक, फोटोनास्टिक, थर्मोनास्टिक वगैरह वगैरह। हीट की वजह से जो मूवमेंट है थर्मोनास्टिक, टच की वजह से जो है, फिर फोटो लाइट की वजह से जो है, वो सारी चीजें। एक्सटर्नल स्टिमुलाई, ये सारे एग्जांपल अब हम लोग आगे देखेंगे। जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि नाइस्टिक मूवमेंट का एग्जांपल है मिमोसा प्यूडिका, और ट्रॉपिक मूवमेंट का एग्जांपल है वो है सनफ्लावर और टेंड्रिल्स, कॉइलिंग ऑफ टेंड्रिल। एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले मिमोसा प्यूडिका का केस। मिमोसा प्यूडिका की लीफ को टच किया, उसकी लीफ जो है अंदर की तरफ सिकुड़ जाएंगी, सिकुड़ जाएंगी तो फिर क्या होगा, ड्रूपिंग होगा। आखिर ये ड्रूपिंग होता कैसे, समझना। ये रहा स्टेम, ये रही लीफ, कुछ इस तरीके से। ठीक, जैसे ही मैंने इसको टच किया, टच मी नॉट प्लांट को मैंने टच किया, तो होता क्या है, ये कुछ इस तरीके से बेंड हो जाती है। क्यों होती है, जो सेल्स, समझना भाई साहब, जो सेल्स यहाँ पे टच मैंने किया, टच किया तो इलेक्ट्रोकेमिकल इंपल्स से जो यहाँ पे सेल्स है ना, उनके पास मैसेज पहुंचता है कि भाई साहब एंडोस्मोसिस शुरू करो, अपने साइज को बढ़ाओ। जब साइज बढ़ाते हैं ना तो ये फूल जाते हैं। फूल करके 1 2 3 4, 4 सेल्स है, अभी भी देखो 4 सेल है, तब भी 4 सेल है ना। ऊपर की तरफ देखो 1 2 3 4, यहाँ पे भी ऊपर देखो 1 2 3 4, 4 सेल है। मतलब कि खाली नीचे वालों ने साइज बढ़ा दी, साइज बढ़ा दी तो ये वाली चीज इधर की तरफ बेंड हो गई, और ऐसे होती है ड्रूपिंग, साइज के बढ़ जाने से। ठीक, तो मिमोसा प्यूडिका नो ग्रोथ इन्वॉल्व, कोई ग्रोथ नहीं है ना, मतलब कोई सेलुलर डिवीजन नहीं हो रहा, रिवर्सिबल प्रोसेस है। यही सारी चीजें, स्टेप पूरा बता रखा है, पढ़ लेना कि इलेक्ट्रोकेमिकल इंपल्स जाता है, एक तरफ की जो है सेल्स फूल जाती हैं, वो की प्लांट के मूवमेंट को चेंज कर देती है। मूवमेंट मैकेनिज्म दे रखा है, कोई मसल्स वसल्स नहीं रिक्वायर्ड होता है यहाँ पे, शेप चेंज होने की वजह से मूवमेंट होता है सिर्फ, है ना। कोई मस्कुलर प्रोटीन वहां पे नहीं है जो डंबल हिला हिला करके सारी चीजें चेंज कर रही है। ओके, आगे बढ़ते हैं। मूवमेंट ड्यू टू टेंड्रिल के अंदर कैसा है समझना। मान लो हमारे पास कोई एक सपोर्ट है, तुमने देखा होगा मनी प्लांट जो है सपोर्ट मांगता है ग्रो करने के लिए। ठीक, अब मैं एक मान लो टेंड्रिल बना रहा हूं, ये टेंड्रिल कुछ इस तरीके से आगे की तरफ आई, है ना, इस तरह से आगे की तरफ आई, कुछ ऐसे। अब वो सेल्स जो कि टच में आ गए, जो कि टच में आ गए, मैं ऊपर से देखूं, मैं ऊपर से देखूं तो ये कुछ ऐसा दिखेगा कि भाई साहब हमारा सपोर्ट ऐसा सिलेंड्रिकल है, और ये जो टेंड्रिल है वो ऐसे आई और हल्का सा टच की हुई है। ठीक है, जो टच की हुई होती है ना, जो पार्ट, जो सेल टच किया हुआ होता है, वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स भेजता है उनके पास जो कि टच नहीं किया। कहता है अपने साइज को साथ के साथ अपने नंबर को बढ़ाना शुरू कर दो। तो अब ये डिवाइड करेगा, ठीक है, डिवाइड करेगा और अपनी साइज को बढ़ाएगा। रिजल्टेंट क्या होगा, ये वाली चीज बढ़ेगी। बढ़ने से क्या होगा, बढ़ने से क्या होगा भाई साहब, जो सपोर्ट है ना हमारे पास, ये जो सपोर्ट था हमारे पास, इसके अराउंड ये जो टेंड्रिल है ऐसे बेंड करना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ऐसे बेंड करना शुरू हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे नंबर बढ़ने लगे। कैसा मूवमेंट है, ट्रॉपिक मूवमेंट है, सेल डिवीजन की वजह से मूवमेंट हो रहा है। ठीक, तो यही चीजें यहाँ पे दे रखी, देख रहे हो किस तरीके से सपोर्ट को इसे पकड़ के रखा हुआ है। नहीं समझ में आया, बैक करके वापस एक बार समझना, समझ में आ जाएगा। ये रीड कर डालो, वही सेम चीज बोल रखी है यहाँ पे। ठीक है, जनरल ग्रोथ इन पर्टिकुलर डायरेक्शन कॉज द स्लो मूवमेंट। हाँ भाई साहब, ट्रॉपिक मूवमेंट बड़ा धीमा होता है, वही नास्टिक मूवमेंट, मूवमेंट सब का छू दो 1 मिनट में ड्रूप कर लेगा। ठीक है, लेकिन ये सारे थोड़ा टाइम लेते हैं। अब देखो ट्रॉपिज्म, मैंने कहा ना ट्रॉपिक मूवमेंट एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में होता है। देखो लाइट शुरू में ऊपर से दी जा रही थी, पेड़ ऊपर ग्रो कर रहा था, लाइट साइड से दी जाने लगी तो पेड़ साइड में अपने आप आ गया। मतलब लाइट की मौजूदगी में ट्रॉपिकल मूवमेंट हो रहा है। कौन सा मूवमेंट, ट्रॉपिक मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, तो वो कहलाता है फोटोट्रॉपिज्म। ठीक, लाइट की वजह से। ये इसका एग्जांपल नहीं है, गलती से हो गया, इसके ऊपर ध्यान मत देना। फोटोट्रॉपिज्म डेमोन्स्ट्रेशन वही चीज है, इसी को डिटेल में लिख रखा है, एक्टिविटी है हमारी एनसीईआरटी की कि किस तरीके से ऊपर होल कर दो, साइड में होल कर दो, प्लांट ऊपर होगा और साइड में ग्रो करेगा। क्यों ग्रो कर रहा है यहाँ पे साइड में, अगर मैं तुम्हें दिखाऊं तो यहाँ की जो सेल्स है इस साइड वाली, ठीक है, ये अपनी नंबर को और साइज को इंक्रीज कर रही है। नेक्स्ट एग्जांपल, ये उसी का डिटेल है कि किस तरीके से होगा। कोलियोपटाइल लीफ, देखो भाई साहब लाइट यहाँ से आ रही है, ठीक है, जब लाइट यहाँ से आ रही है तो इस कोलियोपटाइल का, ठीक है, इस कोलियोपटाइल का ये वाला इतना पार्ट, उसमें जो इधर की जो सेल्स हैं, देखो किस तरीके से अपने नंबर्स को बढ़ा रही है, साइज को बढ़ा रही है इनके कंपैरिजन में। रिजल्ट क्या हो रहा है, ये लाइट की तरफ बेंड हो जा रही है। ठीक, यही चीज यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप दिया, पढ़ लेना। आगे आता है यही कंक्लूजन है। कुछ एग्जांपल दे रखे हैं, देखो ये जो मूवमेंट है ट्रॉपिक मूवमेंट में, अगर लाइट की वजह से हो रहा है तो फोटोट्रॉपिज्म,
ग्रेविटी की वजह से, ग्रेविटी का पीछा करते हुए अगर नीचे जा रहा है तो जियोट्रॉपिज्म, है ना। और वाटर की वजह से है तो हाइड्रोट्रॉपिज्म। कीमोट्रॉपिज्म अगर केमिकल की वजह से, कीमोट्रॉपिज्म कौन करता है? पॉलन ट्यूब करता है। सुनो, मान लो मान लो ग्रेविटी तुम जानते हो नीचे की तरफ लग रही होती है। अगर ग्रेविटी की डायरेक्शन में हो रहा है तो पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म, ग्रेविटी के अगेंस्ट में हो रहा है तो नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म। पानी कहाँ होता है? नीचे होता है, ठीक है। पानी की तरफ जा रहा है तो पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म, पानी के अगेंस्ट जा रहा है तो नेगेटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म। ठीक, लाइट कहाँ है? ऊपर की तरफ, ऊपर जा रहा है तो पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म, अंदर जा रहा है तो नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। सर, रूट के बारे में लिखा था वो पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म होता है, पानी की तरफ जा रहा है, लेकिन देखा जाए तो नीचे ग्रेविटी भी जा रही है, तो मैं कह सकता हूं रूट पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म है, पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म भी है, नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म भी है। बात समझ में आ रही है? यानी एक ही चीज को अलग अलग तरीके से बोला जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। Now, speed of plant movement वही है, sensitive plant animal comparison, control growth in specific direction, fast response, require quick into transfer, electrical impulse। किस तरीके से हमारे मूवमेंट एनिमल्स में होता है, प्लांट्स में होता है, किस तरह का डिफरेंस है, छोटी मोटी बातें यहाँ पे दे रखी है। ठीक है, रीड आउट कर लो। केमिकल कम्युनिकेशन प्लांट के अंदर कैसे होता है? देखो, मोस्ट ऑफ द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म यूजेस केमिकल मैसेंजर फॉर कोऑर्डिनेशन। Stimulated cell release chemical compound hormones and giving this electrical impulse। Advantage of electrical impulse क्या है? अल्टीमेटली ये एक ऐसा लिंक है कि हमारे बॉडी के, हमारे हमारे प्लांट की बॉडी के अंदर इलेक्ट्रिकल इंपल्स तो जाता है, लेकिन ग्रोथ करना है नहीं करना है, कौन सा रिस्पॉन्स देना है, ये बताता है हार्मोन। तो अब हम लोग शुरू करेंगे प्लांट हार्मोन। ये एक चार्ट के अंदर पूरा प्लांट हार्मोन खत्म है। देखो, एक होते हैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, एक होते हैं प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर। जरूरी नहीं है जो इनहिबिट कर रहे हैं वही वो हमेशा इनहिबिट ही करते हैं और चीज को, ठीक है। पर एनसीईआरटी ने इनको ऐसे क्लासिफाई किया तो आप भी ऐसे ही समझना। ऑक्सिन क्या है, कहां सिक्रीट होता है? भाई साहब, शूट टिप पे, साथ के साथ रूट टिप के ऊपर भी होता है, ठीक है। रूट टिप के ऊपर भी ये सिक्रीट होता है। काम क्या करता है? ये सेल के इलोंगेशन में मदद करता है। दिक्कत आती है सर ये याद करने में, दिक्कत आती है कमेंट सेक्शन में बताओ, इसका ट्रिक मैं ला करके दूंगा, याद हो जाएगा, ठीक। तो शूट टिप और रूट टिप पे सिंथेसाइज हो रहा है। मेन फंक्शन क्या है? इलॉन्गेशन है, सेल के इलॉन्गेशन, रूट का इनिशिएशन, फोटोट्रॉपिज्म, इतने में मदद कर रहा है। साइटोकाइनिन, साइटो सेल, काइनिन टू डिवाइड। तो साइटोकाइनिन का मतलब होता है सेल का डिवीजन। कहां से बन रहा है? रूट के अंदर ये बन रहा होता है हार्मोन, सेल डिवीजन को प्रमोट कर रहा है, एजिंग को डिले कर रहा है। जिब्रेलिन, गब्बर, जिब्रेलिन ट्रिक का पार्ट है गब्बर, ओके, वैसे ट्रिक नहीं बताऊंगा। यंग लीव्स में और सीड्स के अंदर ये जो है प्रोड्यूस होता है, क्या करता है? स्टेम के इलॉन्गेशन में मदद करता है, स्टेम के ग्रोथ में, फ्रूट के ग्रोथ में, जर्मिनेशन, इन सारी चीजों में मदद करता है। इथाइलिन, राइपनिंग ऑफ फ्रूट, बड़ा इंपॉर्टेंट है, फ्रूट को पकाने में मदद करता है। हमारे एनसीईआरटी में नहीं दिया है लेकिन याद कर लेना, ठीक है। फ्रूट को पकाने में कौन मदद करता है? पत्तियों को झड़ने में कौन करता है? यही करता है। एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक एसिड ये तुम्हारे लीफ से निकल रहा होता है, साथ के साथ बर्ड्स वगैरह से भी निकलता है। ये इनहिबिट करता है ग्रोथ को, स्टोमेटा के क्लोजर को वाटर स्ट्रेस कंडीशन में, ठीक है। प्रोमोट करता है डॉर्मेंसी सीड के अंदर, मतलब कि सीड के मेटाबॉलिज्म को स्लो डाउन करता है। कौन? एब्सिसिक एसिड। ये होता है हमारा प्लांट हार्मोन, और यहाँ होता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पूरी तरीके से फिनिश, ठीक है। आपको कहीं पे डाउट हो, मैं जानता हूँ न्यूरॉन और साइनेप्स वगैरह, अगर इन सारी चीजों में आपका डाउट है मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, उसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो आएगी जो कि क्लियर और फुल एक्सप्लेनेशन के साथ रहेगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।